तो स्वागत है आपका एक नए कंसेप्ट, नए पेपर के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको पता होगा कि ये आपका एक ऑप्शनल पेपर है जिसे आपने चुना होगा। कई बच्चों ने हो सकता है कि दूसरा चुना हो, लेकिन ये पेपर एक बहुत ही अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को दिया है, जिसमें आपको ये पता चले कि भाई संविधान है क्या भारत का, और भारतीय संविधान में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो भारतीय नागरिकों को, सभी को पता होनी चाहिए। भाई आपका तो पेपर है, आपको तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जिनका पेपर नहीं भी है उन्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए इस पेपर का नाम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भाई ये संविधान होता क्या है, संविधान क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें सभी चीज़ों के बारे में कि भारत का शासन कैसे चलेगा, या किसी भी देश का शासन अपने अपने संविधान के हिसाब से ही चलाया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री के कार्य, राष्ट्रपति के कार्य, लोगों के मौलिक अधिकारों, इन सभी का विस्तृत वर्णन होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है उस देश का शासन चलाया जाता है, और लोगों के मौलिक अधिकारों का भी इसमें विस्तृत वर्णन होता है। मौलिक कर्तव्य जो कि आपके पेपर में आना ही आना है इस बार, तो इसलिए ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन अवश्य आएगा। और अगर हम बात करें कि इस पेपर में कौन कौन से मेन क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आना चाहिए, वो ये है कि पहला क्वेश्चन आपका होगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आप अच्छी तरह से इसे कर लेना। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कई बच्चों को लग सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए आपको दोनों अलग तरीके से याद करना है। तीसरा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि अवश्य आना चाहिए वो है भारतीय संविधान में दिए गए प्रमुख मौलिक कर्तव्य, क्योंकि इस पेपर का नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर करें कि भारतीय संविधान में प्रमुख मौलिक कर्तव्य कौन कौन से दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका क्या रोल है, किस तरह से भारतीय संविधान में इसे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो मुझे लगता है कि आना चाहिए वो है कि भारतीय संविधान सभा का वर्णन करें। भारतीय संविधान सभा कैसे बनाया गया, संविधान सभा का कैसे रूप था, क्या स्वरूप था, उसमें क्या वाद विवाद हुआ, क्या किस तरह से संविधान बना, वो भारतीय संविधान सभा में दिया गया है। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेते हो तो हो सकता है कि आप आराम से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सको। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की अगर विशेषता की बात की जाए तो पहली विशेषता जो हमें ध्यान रखना है वो लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान एक विशेषता कैसे हो सकती है, तो दुनिया का एकमात्र संविधान है जो अलिखित है, वो है इंग्लैंड का संविधान। इसे विकसित संविधान कहा जाता है। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित है, और इसे संविधान सभा ने बनाया है। इंग्लैंड के संविधान को किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया, वो उसका विकास हुआ है, ऐसा इंग्लैंड वाले कहते हैं। तो पहली विशेषता हमारी हुई कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता बात की जाए तो भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे छोटे संविधान की, तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। जबकि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन, उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये भी एक विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इसका क्या अर्थ है? कठोर का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करना कठिन है, जबकि अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात वो लचीला है।
यानी भारतीय संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। जहाँ तक बात की जाए दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है, तो अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है, जबकि इंग्लैंड का संविधान जो कि अलिखित है वो लचीला संविधान है, उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपने देख लिया कि लिखित संविधान, विस्तृत संविधान और कठोर और लचीला, ये 3 विशेषताएं देखी। चौथी विशेषता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। आपको पता ही है कि भारत में एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। इस तरह से भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। अगर 5वीं विशेषता बात की जाए तो एकात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अब एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, जिसमें केंद्र सरकार को अधिक मजबूत बनाया जाता है, अधिक ताकतवर बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। और आपको पता है कि भारत का संविधान जो बनाया गया है वो इंग्लैंड के हिसाब से है, तो इंग्लैंड में भी एकात्मक शासन प्रणाली है जिसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 5वीं विशेषता है वो एकात्मक शासन प्रणाली है। अगर हम छठे विशेषता की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं, जैसे कि समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। अगर 7वीं विशेषता की बात की जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। और आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था 1976 में, कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जिसकी जानकारी भारतीय नागरिकों को होनी चाहिए। तो जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। भारतीय संविधान की जो 8वीं विशेषता है वो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन। नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिन पर अगर राज्य अमल करे तो भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है, जिसमें बात की गई है कि किस तरह से समानता की स्थापना की जाएगी, किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से अगर राज्य इन निर्देशों का पालन करता है तो भारत में आसानी से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, ये 9वीं विशेषता है। अर्थात भारतीय संविधान ने ना तो प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाया है, ना राष्ट्रपति को, किसी को नहीं। भारतीय संविधान सबसे ताकतवर है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, ऊंचा है। और भारतीय संविधान की सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये संविधान में वर्णन किया गया है। और अगर भारतीय संविधान में परिवर्तन भी करना हो, संशोधन भी करना हो, तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट 10वीं विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधानों का मिश्रण है। अनेक देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया और फिर विभिन्न देशों के संविधानों में जो अच्छी अच्छी बातें थी हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने इसमें डाल दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आपने देख लिया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसे आप जरूर याद करें। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं। तो आपने देख लिया कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं थी। अब प्रस्तावना क्या है, पहले तो पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो ये याद होना चाहिए आपको, याद कर लो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसे आपको याद करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं तो इस प्रस्तावना में ही सारी बातें लिखी हुई हैं कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं।
हम भारत को बनाना चाहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं है। हम अपनी विदेश नीति या कोई भी नीति बनाते समय बाहर से अमेरिका, इंग्लैंड या किसी भी बाहरी दबाव से बिल्कुल मुक्त हैं, इसलिए हम प्रभुत्व संपन्न हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें समाजवादी, तो हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ सभी को समता, सभी को समानता की बात की जाए। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को, सभी समुदायों को, सभी वर्ग को एक तरह से ये समझें कि हम सबको समान माने, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। लोकतंत्रात्मक, जनता की आवाज़, गणराज्य, यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं। इसमें हमने लोगों को क्या दिया है? न्याय। किस तरह का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो सभी को एक समान तरीके से हमने यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। आर्थिक न्याय, सभी को रोजगार दिलाने का हमारा एक अभियान है कि हम सबको रोजगार प्रदान करें। वैसे सभी को रोजगार नहीं मिला हुआ है, लेकिन मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय, सभी को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सभी को अपने हिसाब से धर्म को मानने का अधिकार मिलना चाहिए। ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, कुछ भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में। इसके अलावा समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर, सभी की इज्जत है, सभी का सम्मान होना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की एक विशेषता। और बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा। हम सभी लोग भाई हैं। भाई का अर्थ है कि हम सभी मिलकर भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, ना कि हम किसी भी तरह से दंगे में जाएं। नहीं, तो हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसकी यही विशेषताएं हैं, और आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद अवश्य होनी चाहिए ताकि आप आराम से इस पेपर को कर सको। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। अगर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत प्रस्तावना में ही एक शब्द पंथ निरपेक्षता जोड़ दिया गया। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के तहत किसी भी खास धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। सभी धर्म एक समान हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो पाकिस्तान में मुस्लिम वर्ग को अधिक वरीयता दी जाती है, अधिक इज्जत दी जाती है। वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको एक खास समुदाय, खास धर्म का होना चाहिए, अर्थात आपको मुस्लिम होना चाहिए। भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संविधान में साफ कहा गया है कि सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर ऊंचे से ऊंचे पद पर किसी भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। यही भारतीय संविधान का जो पंथ निरपेक्षता का स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लिया कि भारतीय संविधान की जो धर्म निरपेक्षता स्वरूप है किस प्रकार है। इसी तरह से तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये पेपर में आपका अवश्य आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का नाम भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रमुख मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अब मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए कि जब भारत का संविधान तैयार हुआ था, बना था, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया ही नहीं गया था। मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्य जैसा कोई प्रावधान नहीं था। तो 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। वैसे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन उस समय 42वें संविधान संशोधन के तहत केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो उन सभी मौलिक कर्तव्यों में ये प्रयास किया गया था कि इन मौलिक कर्तव्यों का भारतीय नागरिक समझे और उन कर्तव्यों का पालन करें। तो अब आपको बताया जाता है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में दिया गया है। पहला मौलिक कर्तव्य कि संविधान के जो नियम कानून हैं उनको मानना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आपको पता ही है कि राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करते हैं कि जब भी राष्ट्रगान, नेशनल एंथम गाया जाता है तो हमें
उस समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। और आपको पता होगा कि राष्ट्रगान का जो समय है वो है 52 सेकेंड। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी राष्ट्रगान कहीं भी गाया जाए, भारत के किसी भी कोने में या विश्व के किसी कोने में, तो आप सम्मान के रूप में अवश्य 52 सेकेंड के लिए या तब तक जब तक कि राष्ट्रगान चल रहा हो, आपका कर्तव्य है कि उस समय आप सावधान मुद्रा में खड़े रहें। पहला कर्तव्य। दूसरा मौलिक कर्तव्य ये बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं उनको मानना और उसका प्रसार करना। अब आप कहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श कौन कौन से थे? तो उस समय हमने कुछ अहिंसा की बातें की थी, हमने धर्मनिरपेक्षता की बातें की थी, हमने लोकतंत्र की बातें की थी, हमने स्वतंत्रता की बातें की थी। तो ये हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों को हमें मानना है। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन करना। ये प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है और हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को और एकता और अखंडता को बनाए रखें। कभी भी कोई बाहरी ताकत हमारे देश पर कब्जा ना करे, ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम उनसे अपनी रक्षा करें देश की। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। अब राष्ट्र की सेवा आप कैसे करोगे? तो सेना में भर्ती होकर आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हो, ऐसा मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में बताया गया है। हमेशा हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम 5वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाईचारे की भावना विकसित करना, ऐसा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। भाईचारे की भावना कैसे विकसित की जाएगी? तो सभी धर्मों के लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहना है, किसी भी तरह से हिंसा से दूर रहना है। अगर हम छठे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? यानी हर चीज़ में हम तर्क वितर्क करके उस चीज़ को माने, संकुचित दृष्टिकोण को बिल्कुल नहीं अपनाना है। हमें हर क्षेत्र में, हर चीज़ में तर्क वितर्क करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच हमें अपनाना है। अगर हम 7वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसको सुरक्षित रखना। अब ये गौरवशाली परंपरा क्या है? हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो बहुत ही गौरवपूर्ण है, अतः उसे हमें सुरक्षित रखना है। इसी तरह से अगर हम 8वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना और उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आजकल पर्यावरण को बहुत इज्जत दी जा रही है, पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और आपको पता होगा कि पर्यावरण के लिए अलग से एक क्वेश्चन पेपर सरकार ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया है। चाहे वो बीए का बच्चा हो, बीकॉम का बच्चा हो, ऑनर्स का बच्चा हो, बीएससी का बच्चा हो, सबके लिए पर्यावरण का जो पेपर है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि पर्यावरण आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य की बात है तो पर्यावरण के बारे में 1976 में ही मौलिक कर्तव्य के 8वें नंबर पर डाल दिया गया था। और अगर हम 9वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना बात की गई है। और आपको पता होगा कि भारत में लोग सबसे ज़्यादा जो है इस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। कभी भी दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले बसों को फोड़ दिया जाता है, मेट्रो तक को भी सुरक्षित नहीं रखा जाता है। तो हमें ऐसी हिंसाओं से दूर रहना है। अगर हम 10वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो राष्ट्र लक्ष्यों को प्राप्त करना। जो हमारे राष्ट्र लक्ष्य हैं, व्यक्ति कोई भी कार्य करे, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से उसमें दक्षता प्राप्त करे, अच्छे से अच्छे तरीके से करे, इसे कहा गया है राष्ट्र लक्ष्य को प्राप्त करना। और अगर हम जो लास्ट में जो 76 में जब संविधान में ये डाला गया था संशोधन के समय, उस समय ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको मौलिक कर्तव्य की सूची में डाला गया है। और वो है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को, दूसरे बच्चे को नहीं, अपने ही बच्चे को अवश्य स्कूल भेजे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है। और ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि आपको स्कूल भेजना है, सरकार उसे अवश्य शिक्षित करेगी। तो ये हमारे पास जो है कि मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी संख्या 11 है। आप इसको भी याद कर लेना। तो इस तरह से आप अगर इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो हो सकता है कि अच्छे नंबर आप ला सकते हो। आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं।